Hello student, welcome to KN Study Point. I am Preeti ma'am and this is a special class for your TGT English. Now we start the test series 3 based on William Wordsworth. आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की थर्ड सीरीज को. हम लोगों ने इसके पहले सीरीज 1 और 2 पढ़ा है. आज सीरीज 3 को हम लोग पढ़ेंगे जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 41. मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. This line appears in. ये लाइन कहाँ पे लिखी गई थी? मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. मिल्टन, तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए. thou shouldst be living at this hour. ये बात अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात क्लियर हो रही है कि बोला जा रहा है एड्रेस किसको किया जा रहा है? मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है ना. तो लाइन से ही पता चल रहा है कि मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है. मिल्टन दाउ का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे दाउ का मीन्स होता है यू. मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर. तुम्हें इस समय लिविंग होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये बात कहाँ की है? टू मिल्टन. ऑप्शन नंबर सी. ओके, टू मिल्टन से ली गई है, लंदन 1802. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ. रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है? तो रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल था द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर. द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल क्या है, या कभी कभी द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर का टाइटल पूछा जा सकता है. जो दूसरा टाइटल है वो क्या है? रूथ. तो हम ऐसे लर्न करेंगे, हम एक साइड में लिखेंगे रूथ, दूसरी साइड में लिखेंगे द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर. तो हम समझ जाएंगे दोनों जो है वो एक दूसरे के अल्टरनेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस. जो पोएट्री की लैंग्वेज होती है वो एक सिलेक्शन है रियल लैंग्वेज ऑफ मैन का इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की सेंसेशंस की स्टेट में जब मैन होता है तो वो क्या लिखता है. तो ये एक लैंग्वेज ऑफ पोएट्री को डिफाइन किया है किसी पोएट ने. किसने डिफाइन किया है ये आपको बताना है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है विलियम वर्ड्सवर्थ की. तो हम विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, उनके बारे में जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं उनको पढ़ रहे हैं, उनके वर्क्स को पढ़ रहे हैं. तो उसमें हम इस बात को भी ऐड करेंगे कि उन्होंने पोएट्री की लैंग्वेज के बारे में बोला था कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ अ मैन. किसी भी मैन की जो रियल लैंग्वेज होती है वही होती है, लेकिन कौन सी? एक कोई भी परिस्थिति में नहीं, बल्कि इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस. जब मैन विविड सेंसेशंस की स्टेट में होता है तो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो होती है लैंग्वेज ऑफ पोएट्री. विलियम वर्ड्सवर्थ. आप बहुत ज्यादा कभी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप चीजों को मिनिमाइज करके पढ़िए. आप ये पढ़ सकते हैं कि द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ कहा था कि ये क्या है और कैसी कंडीशन में कहा था, इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस. तो आप रिलेट करके थोड़ा सा इसको लर्न कर सकते हैं, आप अपनी चीजों को थोड़ा सा आसान बना सकते हैं. वैसे यहाँ पे इसका मेन मीनिंग यही है कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एक रियल लैंग्वेज का एक सिलेक्शन है जब मैन विविड सेंसेशन की स्टेट में होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट. अफर्म क्या होता है? कहते हैं ना अफर्मेटिव सेंटेंस, या हम बोलते हैं इस बात को अफर्म करना, यानी पक्का करना, निश्चित तौर पे कहना. तो इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट, इस बात को सुरक्षित तरीके से, सेफली तरह से कहा जा सकता है. दैट मीन्स की देयर नीदर इज नॉट कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस. बेटा यहाँ पे एसेंशियल की स्पेलिंग ए से शुरू हुई है, ये गलत है. यहाँ पे जो है ये ए की जगह पे ई होगा. ठीक है, एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेटेरियल कंपोजिशन, मेट्रिकल कंपोजिशन, सॉरी मेट्रिकल कंपोजिशन. ठीक है, मेट्रिकल कंपोजिशन. ये बात बोली थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने कि इस बात को आप सेफली कह सकते हैं कि कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, ना ही होता है, ना ही हो सकता है लैंग्वेज ऑफ प्रोज में. और मेट्रिकल कंपोजिशन आपका पोएट्री हो गया, यानी पोएट्री और प्रोज की लैंग्वेज में कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, ना ही हो सकता है. ये बात कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने. तो आप इस बात को
जो है कम शब्दों में लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आपको समझ में आए, क्योंकि एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है आपको सीखना कि ये स्टेटमेंट किसका था, विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Coleridge was the first to criticize Wordsworth theory of poetic diction. कोलरिज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, एसटी कोलरिज के बारे में, सैमुअल टेलर कोलरिज इनका पूरा नाम था। तो कोलरिज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को। वर्ड्सवर्थ इतने बड़े पोएट थे, और आपने ये पढ़ा है हमेशा कि कितना भी बड़ा पोएट हो, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन क्रिटिक्स तो सबके होते हैं। तो वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को सबसे पहले किसने क्रिटिसाइज किया था, कोलरिज ने किया था। देखिए, एक तो फैक्ट आपका क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है कि कोलरिज वाज द फर्स्ट, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज, कौन पहला व्यक्ति था जिसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को। ठीक है, क्वेश्चन को तोड़ करके आप इसको अलग अलग समझ सकते हैं। कौन सा वो पहला व्यक्ति था जिसने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया, तो ही वाज कोलरिज, एसटी कोलरिज थे। दूसरा था किसमें किया, इन, तो सभी लोग जानते हैं कि एसटी कोलरिज की बहुत फेमस का जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया एसटी कोलरिज का बहुत ज्यादा फेमस वर्क है, और इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है, वर्ड्सवर्थ की पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया है। बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए बायोग्राफिया लिटरेरिया, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्रिल्यूड, प्रिल्यूड का सब टाइटल क्या है। प्रिल्यूड का सब टाइटल था, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और फिर ये सब टाइटल है, प्रिल्यूड का सब टाइटल था द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। देखिए मिलते जुलते ऑप्शन है, ग्रोथ ऑफ अ सब में लिखा है, पोएट्स भी लिखा हुआ है, ब्रेन, इंटेलेक्ट और माइंड। हमें जो रॉन्ग ऑप्शन है उन पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसको पढ़ना है कि प्रिल्यूड का सबटाइटल क्या था। तो प्रिल्यूड का सबटाइटल बस द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, हमें बाकी चीजों की तरफ देखना भी नहीं है ताकि वो हमें कहीं भी कंफ्यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमोर्टैलिटी ओड। जो इमोर्टैलिटी ओड था, ये आप सबने पढ़ा, इमोर्टैलिटी ओड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, लेकिन इसका कंप्लीट टाइटल क्या है, यानी इसका पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम था ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड का रिकलेक्शन था, कहाँ का था, अर्ली चाइल्डहुड का रिकलेक्शन था, जो मतलब बहुत बचपन की यादें होती हैं उनको रिकलेक्ट करना। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो आगे का टाइम तो सही लिखा हुआ है इसमें 1826, ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए, जहां पे आप इमोर्टैलिटी ओड लिखेंगे तो चाहे तो ब्रैकेट में, या फिर आप पूरा लिख लीजिए ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803-6, फिर आप ब्रैकेट में इमोर्टैलिटी ओड लिख लीजिए। जितनी बार आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे, देखिए आप पूरा लिखिए ओड से लेकर के पूरा सन तक, इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ब्रैकेट यहाँ पे आके आप ब्रैकेट बनाएंगे और इसमें लिखेंगे इमोर्टैलिटी ओड, ब्रैकेट क्लोज। जब जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा ये इमोर्टैलिटी ओड है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड, वर्ड्सवर्थ ने अपनी किस पोएम में कहा है कि जो चाइल्ड होता है बेस्ट फिलोसोफर, माइटी प्रॉफिट, सीर ब्लेस्ड, किस में बोला है इन्होंने अपनी इसी ओड में बोला है जिसकी बात हम लोग अभी ऊपर कर रहे थे, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। ठीक है, तो जब हम इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हम ये फैक्ट्स नोट कर लेंगे, और अगर हम इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हम कलेक्ट कर पाते हैं तो उनको भी हम इसमें ही ऐड करेंगे। ठीक है बेटा, ये रॉन्ग है आपका, इसको मैं रफ कर देती हूँ, नीचे को इसको मैंने रफ कर दिया है, सही आंसर है आपका। तो आपने पढ़ा कि जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ था इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, उसमें इन्होंने चाइल्ड को बोला था कि चाइल्ड इज द बेस्ट फिलोसोफर, माइटी प्रॉफिट एंड सीर ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एवे इज, जो कंप्लीट टाइटल है पोएम का वो क्या है, टिंटन एवे आप सबने पढ़ा हुआ है, composed a few miles above Tinterneway on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। ये इतना बड़ा पूरा टाइटल है, और वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798
वो उन्होंने रिविजिट किया 1798 में, वो दोबारा गए। तो हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ लिया था कि वर्ड्सवर्थ 2 बार फ्रांस गए थे, हमने पढ़ा था ना, 2 बार गए थे। तो दोबारा वो गए थे 1798 में, 1798 में। तो व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट? तो पहली बार वो कब गए थे? तो पहली बार गए थे 1793 में। आपने शुरुआत में अगर नोट्स बनाया है तो ये आपको के लिए बिल्कुल भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है कि वो 2 बार उन्होंने विजिट किया था फ्रांस का। पहली बार 1793 में किया था और दूसरी बार 1798 में किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, पहले भी पढ़ चुके हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंप्लीट टाइटल क्या है टिंटन एबे का, तो आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। कंपोज्ड ऑफ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग, ING कर लेंगे यहाँ पे, रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वाई रिवर का नाम है, ड्यूरिंग अ टूर जुलाई 13 1798, 1798। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10,000 I saw at a glance, 10,000 I saw at a glance, यानी कि 10,000 मैं एक बार में देख रहा हूं। ऐसा या मैंने देखा, एक झलक में, एक ग्लांस में मैंने 10,000 देखा। What did Wordsworth see at a glance? तो वर्ड्सवर्थ जो है वो यहाँ पे वो क्या देख रहे हैं? तो इनकी जो एक पोयम थी डैफोडिल्स, डैफोडिल्स क्या होता है बेटा? डैफोडिल्स एक फ्लावर है, एक फूल है। ठीक है, तो डैफोडिल्स ही देख रहे हैं। येलो कलर का फ्लावर होता है, ये पीले कलर का पुष्प होता है, फूल होता है। तो 10,000 आई एट अ ग्लांस, इन्होंने 10,000 देखा एक निगाह में। तो वो 10,000 क्या देखा था? इन्होंने डैफोडिल्स देखे थे। डैफोडिल्स आर फ्लावर्स, फ्लावर्स है। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि डैफोडिल्स क्या होता है? फ्लावर होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। और डैफोडिल्स एक पोयम है, लिरिकल पोयम है। और इस पोयम से ये लाइन ली गई है कि 10,000 saw I at a glance. Okay, now next question is Wordsworth lived for 50 years among the, जो वर्ड्सवर्थ थे वो 50 years जो है वो रहे, कहाँ रहे थे? कम्बरलैंड डेल्समैन में रहे थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, I wondered lonely as a cloud। ठीक है, ये किसकी लाइन है भाई? I wondered lonely as a cloud, मतलब जैसे एक बादल उड़ता रहता है अकेले हवा की, जैसे इधर हवा जा रही है तो वो जा रहा है, तो उस तरह से एक क्लाउड की जैसे मैं लोनली वंडर करता रहा। ये बात हुज लाइन इज दिस, ये किसकी लाइन है? तो ये लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप विलियम वर्ड्सवर्थ की जितनी भी लाइन्स, इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उनको अलग कलेक्ट करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड। प्रोटियस जो है वो एक ग्रीक सी गॉड है, समुद्र के देवता है। हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स, जो अलग अलग शेप्स ले सकते हैं, आकृति ले सकते हैं, वो कभी भी कोई रूप धारण कर सकते हैं। टू अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्राइटन, दूसरे सी जो ग्रीक सी गॉड है वो है ट्राइटन। हु राइजेस विद हिज कॉन्च विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम द वेव्स, तो वो क्या करते हैं? अपनी कॉन्च को उठाते हैं और जो वेव्स उठ रही होती हैं उनको काम डाउन करते हैं, यानी उनको शांत करते हैं। वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ ने इन दोनों गॉड्स को कहाँ पे अपीयर किया है? देखो बेटा, एक तो ग्रीक सी गॉड है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सी गॉड वो कौन से हैं जो बहुत डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं, अपने तरह तरह की आकृति बदल सकते हैं। तो वो कौन है? वो है प्रोटस। और दूसरे कौन से गॉड हैं जो अपनी क्रॉन से वेव्स को काम डाउन करते हैं? वो है ट्राइटन। तो आप नोट्स बनाते समय एक तो लिखेंगे प्रोटस के बारे में, प्रोटस, फिर हेडिंग करके डैश करके आगे लिखेंगे ग्रीक सी गॉड है हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स। फिर आप लिखेंगे ट्राइटन, ये भी इसमें भी लिखेंगे ग्रीक सी गॉड हु राइजेस विद हिज कॉन्च। इसके बाद सिर्फ इतना लिख देंगे इन ऑर्डर टू काम डाउन द वेव्स। तो ये जो दो गॉड हैं इनको कहाँ पे अपीयर किया है, कहाँ पे इनका वर्णन हुआ है? इन वर्ड्सवर्थ, यानी वर्ड्सवर्थ ने किया है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा किया है? द वर्ड इज टू मच विद अस, ऑप्शन नंबर ए, द वर्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट, द सी दैट बेयर्स हर ब्लॉसम टू द मून, ये किसकी लाइन है? द सी दैट बेयर्स हर ब्लॉसम टू द मून, दिस लाइन इज इन सेम पोएम है, द वर्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, आपको मैं ये पोएम पढ़ाऊंगी भी, जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं जैसे डैफोडिल्स है, ये द वर्ड इज टू मच विद अस है, जो भी पोएम वो हैं वो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपको इनका टेक्स्ट एक बार पढ़ा दूं,
ताकि इनसे कोई भी लाइन अगर आएगी तो आप आसानी से समझ सकेंगे। बहुत सारी पोएम तो आप नहीं पढ़ सकते हैं सबके टेक्स्ट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है रिपीटेडली जो पूछी जाती है, जिनके बारे में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन जो छोटी पोएम है उनके अगर आप टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आई थिंक आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइन को चूज करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल्स होल्ड विच मिल्टन हेल्ड अपीयर इन। ये लाइन किसकी है भाई? ये लाइन थी that Shakespeare speak the faith and morals hold which Milton held। ये लाइन है एक सोनेट की, it is not to be though of that flood। ठीक है, it is not to be though of that flood, ऑप्शन नंबर ए, ये एक सोनेट है। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल, ये आपने पढ़ा था, माइकल पढ़ा था ना, माइकल में हमने पढ़ा था माइकल क्या था, एक शेफर्ड था, एक पोस्ट पेस्टोरल पोएम है, फिर हमने माइकल के सन के बारे में भी पढ़ा था। तो जहां पे आप इन सब चीजों को लिख रहे हैं कोशिश करिए एक ही जगह लिख दीजिए। ठीक है, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है कि माइकल की कॉटेज का क्या नाम था। ठीक है, तो माइकल की जो कॉटेज थी, कॉटेज किसको बोलते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं कुटिया। ठीक है, तो कॉटेज का नाम था द इवनिंग स्टार, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे माइकल की कॉटेज का नाम था द इवनिंग स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक अ ब्रूक दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू सीन हर्ड एंड फेल्ट एंड कॉट एट एवरी टर्न कंपेनियन नेवर लॉस्ट थ्रू अ मैनी अ लीग मेंटेन फॉर मी आ सेविंग इंटरकोर्स विद माई ट्रू सेल्फ। दिस लाइन्स आर फ्रॉम द प्रिल्यूड बुक 10। ठीक है, तो यहाँ प्रिल्यूड की जो बुक 10 है, यानी कि 10 नंबर की जो किताब है, उससे ये लाइन लिखी गई है। हियर ही टेल्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ, तो यहाँ किसके लिए इन्होंने किसके इन्फ्लुएंस को यहाँ पे इन्होंने वर्णन किया है। पहले तो आपकी द प्रिल्यूड जो बुक है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, और प्रिल्यूड में पूरी 14 किताबें हैं, 14 बुक्स हैं। तो यहाँ पे बुक 10 की बात की गई है, बुक 10 की यहाँ पे बात की गई है बेटा यहाँ पे। तो यहाँ पे किसके इन्फ्लुएंस को वो बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं कि किसका असर पड़ा है, या फिर किसको ये यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि वर्ड्सवर्थ के जो रिलेटिव्स थे, इनकी मदर थी, इनके फादर थे, इनकी वाइफ थी, इनकी सिस्टर थी, तो सबसे ज्यादा इन्होंने जो लिखा है अपनी पोएम में वो अपनी सिस्टर को लेकर के लिखा है। ठीक है, तो कभी कोई कंफ्यूजन भी होता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि इन्होंने लिखा है मोस्टली अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो यहाँ पे सही आंसर है हिज सिस्टर। ठीक है, प्रिल्यूड में भी इन्होंने अपनी सिस्टर के इन्फ्लुएंस को बताया, लाइक अ ब्रूक द बर्ड दैट डिड बट क्रॉस अ लोनली रोड एंड न्यू सीन हर्ड एंड फेल्ट एंड कॉट एट एवरी टर्न कंपेनियन नेवर लॉस्ट दो अ मैनी लीग मेंटेन फॉर मी अ सेविंग इंटरकोर्स, ये अपनी सिस्टर के लिए इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट, द मून डोथ विद डिलाइट लुक राउंड हर when the heavens are bare। ठीक है, जो मून है, the moon doth with delight look round her when the heavens are bare, ये किस टाइम का वर्णन है, कहाँ का वर्णन किया इन्होंने, इमोर्टैलिटी ओड में इन्होंने किया है, इमोर्टैलिटी ओड, जिसके बारे में भी, जिसका बहुत लंबा सा वो है, फुल टाइटल है इसका। तो इमोर्टैलिटी ओड की ये लाइन है, आप इमोर्टैलिटी ओड पे करके ये लाइन आगे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉज, यानी हम बहुत बड़े बड़े जो लॉज हैं, बहुत हैवी लॉज हैं, उनसे दबे हुए हैं, उनसे प्रेस्ड हो रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है, द फाउंटेन की। किसकी है, द फाउंटेन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपका है द फाउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, प्रिल्यूड की जो पहली लाइन है वो है ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड। ये प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइन है। प्रिल्यूड बहुत बड़ी पोएम है, प्रिल्यूड आप मान के चलिए 14 बुक्स है, तो पूरा टेक्स्ट पढ़ना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, बट एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रिल्यूड में कितनी बुक्स है, प्रिल्यूड कब लिखी, कब लिखी गई, कब कंपोज हुई, कब पब्लिश हुई, किस तरह से पब्लिश हुई, किसने उसको पब्लिश कराया, या फिर उसकी फर्स्ट लाइन क्या है, या जो एपिलॉग क्या है, तो ये आपको इतना तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट लाइन है ओ देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर
दिस इज अबाउट एन एपिसोड इन प्रिल्यूड। यहाँ पे प्रिल्यूड में एक एपिसोड था। एपिसोड कोई घटनाक्रम होता है, तो कौन से एपिसोड की बात हुई है? इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर। देखिए, ट्रबल भी और प्लेजर भी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच की बात भी की गई है। इस तरह से कभी कभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको अलग से जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं बता दूं ऑक्सीमोरन, जिसको हिंदी में विरोधाभास भी कहा जाता है ना, जब दो अपोजिट चीजें एक साथ होती है। तो यहाँ पे ट्रबल्ड प्लेजर है भाई, अगर प्लेजर है तो ट्रबल कैसा, और ट्रबल है तो प्लेजर कैसा? बट प्लेजर, ट्रबल्ड प्लेजर है, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। खैर, चलिए वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ये कौन सा एपिसोड है? ठीक है, तो ये कौन सा एपिसोड है भाई, इसको हम कैसे किस तरह से पढ़ेंगे? इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टेल्थ, और आगे लिखा है ट्रबल्ड प्लेजर। तो ये है आपका बोटिंग एपिसोड। प्रिल्यूड में एक बोटिंग एपिसोड आया था। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि बोटिंग एपिसोड कहाँ का है भाई, तो प्रिल्यूड का है। ठीक है, पहले आप इतना पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज। ठीक, डस्ट एज वी आर, यानी हम सब क्या है? डस्ट है। द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज, जो इमोर्टल, हम लोग तो मॉर्टल है, नश्वर है, लेकिन जो स्पिरिट है वो इमोर्टल है। ठीक है, जो आत्मा है, जो सोल है, वो इमोर्टल है। हम तो डस्ट है, यानी बॉडी तो डस्ट होती है, लेकिन स्पिरिट डस्ट नहीं होती है। बॉडी इज मॉर्टल बट स्पिरिट इज इमोर्टल। तो डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मोनी इन म्यूजिक। दीज लाइन्स अपीयर इन, ये लाइन है प्रिल्यूड 1 की, यानी कि प्रिल्यूड की पहली बुक की। प्रिल्यूड में 14 बुक्स है ना, याद रखिएगा कि प्रिल्यूड में 14 बुक्स है। तो प्रिल्यूड की पहली जो बुक है उसकी ये लाइन है कि हम सब डस्ट है, लेकिन हमारी जो डस्ट है इमॉर्टल है, लेकिन जो स्पिरिट है वो इमॉर्टल है, वो ग्रो होती है जैसे म्यूजिक में हार्मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय। ये लाइन ली गई है प्रिल्यूड 1 से। प्रिल्यूड 1 की लाइन है ये। अब देखिए प्रिल्यूड पे कितने क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिल्यूड के बारे में पढ़ के रखना है, नोट्स बनाने हैं। प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय। प्रिल्यूड 1। A 6 years darling of a pygmy size। पिग्मी मैं आपको बता दूं, पिग्मी को का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल। ठीक है, हिंदी में जिसको कहते हैं छोटा सा या तुच्छ सा। तो a 6 years darling of a pygmy size, किसके लिए भाई इन्होंने कहा है कि 6 साल की, 6 years darling of a pygmy size। अब पिग्मी साइज का मतलब छोटे साइज की बात की गई है, यानी यहाँ पे किसी चाइल्ड की बात की गई है, किसी बच्चे की बात की गई है, और वो कोलरिस के बच्चे की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्ड्सवर्थ ने एक जगह वर्णन किया है 6 years डार्लिंग ऑफ अ पिग्मी साइज, तो कोलरिस का चाइल्ड था। और कभी कभी ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने को भी आएगा, a 6 years डार्लिंग ऑफ a, फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा, कई ऑप्शन होंगे, स्मॉल साइज, बिग साइज, पिग्मी साइज। तो आप भले ही उसका मीनिंग स्मॉल है, बट अगर कंप्लीट करने को आएगा स्टेटमेंट, तो वहां पे सही आंसर क्या होगा? पिग्मी साइज ही इन्होंने लिखा था। किसके लिए? कोलरिस के चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस लाइन इज इन टिंटरनेबे। टिंटरनेबे की ये लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। Who calls Wordsworth a mountain, the most massive in that lofty range which is called the Romantic Revival। ठीक है, Who calls Wordsworth, किसने वर्ड्सवर्थ को बोला था a mountain the most massive in that lofty range, जिसको कहते हैं रोमांटिक रिवाइवल। तो ये एक जो है इनको, इनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, ये दिया था जेसी स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर डी, जेसी स्मिथ का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द गेंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। तो किसने कहा था? ये भी कहा था, ये कहा था जेसी रैनसम ने, यानी जॉन क्रो रैनसम। जेसी रैनसम बोल सकते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं जॉन क्रो रैनसम। इन्होंने बोला था वन ऑफ द जेंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। नेक्स्ट, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री।
ये स्टेटमेंट भी वर्ड्सवर्थ के लिए दिया गया था कि वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री है, जो चीफ ग्लोरीज है इंग्लिश पोइट्री की आज तक की, उनमें से वन है। और ये स्टेटमेंट दिया था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। तो यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, फिर भी आप समझ जाइए इनका पूरा नाम क्या था, मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा था? तो ब्राउनिंग ने अपनी एक पोएम में लिखा था अ लॉस्ट लीडर, एक खोया हुआ लीडर, एक हारा हुआ लीडर, अ लॉस्ट लीडर। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कहा था ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके लिए। अगर आपने पिछले सीरीज के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ा है और आपने उसको रिवीजन किया है और अभी तक उसको रिवीजन कर रहे हैं, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक? मॉरल यूनक किसने कहा था वर्ड्सवर्थ को? ये कहा था पीबी शैले ने। पीबी शैले, ऑप्शन नंबर ए, केवल शैले लिखा है, आप समझ जाएंगे पीबी शैले थे। ठीक है, SHELLELEY, पीबी शैले। मॉरल यूनक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, आप ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ए मॉरल यूनक, इतना ही आपको नोट्स बनाना है। ए मॉरल यूनक किसने कहा था? शैली ने। किसके लिए? सॉरी, वर्ड्सवर्थ ने। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ के लिए कहा था और किसने कहा था? पीबी शैले ने। नेक्स्ट, हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट? किसने बोला था कि वर्ड्सवर्थ जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं रुके, एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, इसलिए इनके पास ऐसा चांस नहीं आया। रेड इन टूथ क्लॉ, ये किसका स्टेटमेंट है भाई? ये है एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले का स्टेटमेंट है, आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिए। इन्होंने कहा था वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट के आउट इन्होंने स्टे नहीं किया था, एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर, तो ये कमिंग अक्रॉस नेचर नहीं आए, ऐसा अकॉर्डिंग टू एल्डस हक्सले है। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, हर ग्रेट पोएट एक टीचर होता है। आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, किसने बोला था? हर ग्रेट पोएट एक टीचर होता है और मुझे भी लोग टीचर की तरह जाने और किसी चीज के रूप में नहीं, ऐसा बोला था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसके पहले बेटा मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ाया था, इस क्वेश्चन में आया था एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, सिर्फ इतना स्टेटमेंट था, अगर आपको याद हो, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। अब इसमें आगे का भी स्टेटमेंट बढ़ा दिया है, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर, मैं टीचर बन के जानना चाह अपने आप को, मतलब मुझे लोग जाने एज ए टीचर और एज नथिंग, या फिर कुछ भी नहीं जाने, तो मुझे टीचर जाने या फिर कुछ नहीं जाने, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। ठीक है, कितनी अच्छी लाइन लिखी है, वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? तो ये लाइन ली गई है टिंटन एबे से। टिंटन एबे की जो सारी लाइन्स है वो एक जगह आप कलेक्ट नोट्स बनाइए। टिंटन एबे आपने लिखा, इसके बाद वहां पे आपका इसका कंपोजिंग का टाइम, इसका पब्लिकेशन का टाइम दोनों लिखिए। इसके जो ऑथर है, इसके जो पोएट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये भी आप लिखिए। और जो इसकी मेन लाइन्स हैं, जैसे ये है वी आर लेड अ स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, इसको भी आपको लिखना है। द प्रील्यूड अनडाउटली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रिवोल्यूशनरी, जो प्रील्यूड है वो निसंदेह वर्ड्सवर्थ को रिवोल्यूशनरी बताती है। वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। इनको हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहते हैं, तो प्रीस्ट कहा गया, ऊपर से हाई प्रीस्ट ऑफ कहा गया। तो ये ओपिनियन है किसका? प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। ये स्टेटमेंट एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, और इनमें आपको स्टेटमेंट के अलावा खास बात और भी देखनी है कि प्रोफेसर हर्बर्ट रीड ने ये स्टेटमेंट दिया वर्ड्सवर्थ के बारे में। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज कि इसमें जो बातें बताई हैं ये अलग अलग से भी पूछी जा सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कौन था, या फिर वर्ड्सवर्थ एज अ रेवोल्यूशनरी भी थे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए द रेवोल्यूशनरी। ठीक है, तो इसको आपको इसी तरह से नोट्स बनाने। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मेट कोलरिज? ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब इन्होंने वो लिखा था अपना 1798 में लिखा था लिरिकल बैलेट,
तो 1797 उसके एक साल पहले इनसे मिले थे, यानी कि 1797, 1797। आप याद रखेंगे 1797 में ये कोलरिज से मिले थे, क्योंकि जो लिरिकल बैलेट थी उसमें इनकी भी पोएम थी और दोनों की पोएम थी। 19 किसकी थी? वर्ड्सवर्थ की थी। चीजों को रिपीट करते चलिए। 19 पोएम। 4 पोएम किसकी थी? कोलरिज की थी। टोटल पोइट्री कितनी थी? 23। ठीक है, तो लिरिकल बैलेट जो थी 1798 में जो आया था लिरिकल बैलेट, उसमें 23 पोएम थी, 19 वर्ड्सवर्थ की थी, 4 कोलरिज की थी। और इसमें पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ कब मिले कोलरिज से, तो 98 में जब इन्होंने लिरिकल बैलेट दिया है तो उसके पहले ही मिले होंगे, जाहिर सी बात है। तो एक साल पहले 1797 1797 में मिले थे। ठीक है, इसको मैंने रफ कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क, वर्ड्सवर्थ का जो बेस्ट वर्क था वॉज डन बिटवीन द ईयर्स आपका 1798 एंड 1808 व्हेन ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। अच्छा, 1798 से लेके 1808 तक इनके बेस्ट वर्क थे। तो इस पीरियड में वो किसके इन्फ्लुएंस में थे? शेली, गॉडविन, एडवर्ड या कोलरिज? आप सभी जानते हैं कि 1797 में ही ये कोलरिज से मिल गए थे, तो ये पीरियड इनका कोलरिज के प्रभाव में चल रहा था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। Who was वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल? वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडल कौन थे? ग्रेट आइडल थे मिल्टन, जॉन मिल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। Who calls वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? लोवेल। ऑप्शन नंबर ए, लोवेल इज द राइट आंसर हियर। वर्ड्सवर्थ was hardly a man। किसी ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ हार्डली अ मैन थे, मतलब मैन के जैसे नहीं थे, हार्डली एक मैन थे, बट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। बल्कि एक ऐसे स्पिरिट थे, ये मैन कम और स्पिरिट ज्यादा थे, जो कि इनके एडवेंचर्स बहुत स्ट्रेंज थे और एडवेंचर्स का कोई अंत ही नहीं था, एंड नो एंड टू देम। तो ये बात कही थी पीबी शैली ने। पीबी शैली। The charge of triviality can be brought against the work of। देखिए ट्रिवियलिटी को हम समझ लेते हैं। एक्चुअली ट्रिवियल मीन्स क्या होता है? ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, ठीक, अनइम्पोर्टेंट जो या इनसिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण नहीं है, जो सार्थक नहीं है। तो ट्रिवियलिटी का चार्ज लगाया। द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ। भाई अगर चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी लगा रहे तो अगेंस्ट, किसी ना किसी के अगेंस्ट ही लगाएंगे। तो किसके अगेंस्ट लगाया गया था भाई? ये लगाया गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के अगेंस्ट। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का की सीरीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वर्ड्सवर्थ के ही क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं। लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क इज। वर्ड्सवर्थ के का जो जितना भी वर्क है उसका जो ज्यादातर हिस्सा है वो कैसा है? अनइंस्पायर्ड है, यानी उनका सेल्फ का लिखा हुआ है, किसी और से ज्यादा इंस्पायर्ड नहीं है। कुछ है इंस्पायर्ड लेकिन सारा कुछ ज्यादातर अनइंस्पायर्ड ही है। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकंड कंपनी। ये लाइन कहाँ की ली गई है भाई? एक जो पोएट है, कुड नॉट बट बी गे, कुछ नहीं, गे हो सकता है प्रसन्न, इन सच ए जोकंड कंपनी, कोई भी व्यक्ति इस कंपनी में प्रसन्न हो सकता है। ये बात कही थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स। डैफोडिल्स इनकी एक शॉर्ट पोएम है। वी आर सेल्फिश मैन, ओ राइज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। ये लाइन है, वी आर सेल्फिश मैन, हम सेल्फिश मैन है, टू ओ रेज अस अप, अब हमें उठना है, रिटर्न टू अस अगेन, हमें वापस अपनी ओर चलना है, यानी हम कहीं ना कहीं भटक गए, हमको फिर से सही राह पे चलना है।
इन्होंने मिल्टन को एड्रेस करते हुए लिखी थी, टू मिल्टन। ये लाइन उसकी ही है, टू मिल्टन की। आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस, ये स्टेटमेंट किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। सारे स्टेटमेंट आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। There is neither, sorry, there is not, can be any essential difference between the language of prose and metrical composition, कि प्रोज लैंग्वेज ऑफ प्रोज में और मेट्रिकल कंपोजिशन की लैंग्वेज में कोई एसेंशियल डिफरेंस नहीं है और ना ही हो सकता है, ऐसा कहा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आपको याद आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ for not practicing his own theory in his own poems। एक क्रिटिक है जिन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कहा था कि इन्होंने अपनी ही थ्योरी को अपनी ही पोएम में प्रैक्टिस नहीं किया है। ठीक है, अपने ही बनाए सिद्धांत को अपनी ही कविताओं में इन्होंने फॉलो नहीं किया है। वो कौन थे भाई? टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। क्लासिसिज्म हेल्थ है और रोमांटिसिज्म डिसीज है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और ये किसका है? गोथे का है। गोथे ने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मॉरल कंसोलेशन। वर्ड्सवर्थ एक एवर स्पिरिचुअलाइजिंग है, मतलब हमेशा स्पिरिचुअलाइज करते हैं मूड ऑफ नेचर को, एंड विनिंग फ्रॉम द मॉरल कंसोलेशन। ये रिमार्क दिया था कॉम्पटन रिकेट ने, वर्ड्सवर्थ को लेकर के बोला था कॉम्पटन रिकेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन। वर्ड्सवर्थ की अपनी कोई स्टाइल नहीं थी। व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू पोंडेरिटी एंड पोम्पोसिटी। ये एक कौन से क्रिटिक ने ये स्टेटमेंट दिया है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया है। तो कि वर्ड्सवर्थ की अपनी कोई मार्क्ड स्टाइल नहीं है। जब भी कोई स्टाइल को वो सीख करते हैं तो उनमें दो चीजें नजर आती हैं साफ साफ, पोंडेरिटी और पोम्पोसिटी। वी कॉल द इमोर्टैलिटी ओड द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। अभी हम लोगों ने इमोर्टैलिटी ओड को लेकर के कई सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, तो उसमें एक ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इमोर्टैलिटी ओड है आपका, उसको किसने बोला था? द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इमर्सन ने बोला था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले बन रहे हैं। पहला तो इमर्सन का ये स्टेटमेंट है, दूसरा ये बनता है कि हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री किसको कहा गया है? तो हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री इमोर्टैलिटी ओड को कहा गया है। ठीक है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ ने कुछ भी बेस नहीं कहा। बेस का मतलब होता है बहुत ही पिग्मी सा, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट सा। वर्ड्सवर्थ ने जो भी कहा दैट वाज ऑल इम्पोर्टेंट, दैट वाज ऑल सिग्निफिकेंट, नथिंग बेस। तो ये स्टेटमेंट किसका था भाई? वर्ड्सवर्थ ने जो भी कुछ कहा वो सब का सब क्या था? उसमें कुछ भी बेस नहीं था। तो ये स्टेटमेंट था अल्फ्रेड टेनिसन का। ऑप्शन नंबर ए, टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन पूरा नाम था, टेनिसन का था। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, इट वाज सेड बाय टेनिसन। तो यहाँ पे आपकी जो थर्ड सीरीज है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ, ये यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली सीरीज में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी और आप लोग अपने कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसे लगी। प्लीज क्लास को बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, पढ़ें और बीच में पॉज करके अपने नोट्स बनाते चले, क्योंकि बने हुए नोट्स और जो नोट्स आप बनाते हैं इनमें बहुत फर्क होता है। एक बार आंख से देखना और एक बार पढ़ने के बाद जब हम खुद से नोट्स बनाते हैं वो जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो आप भूलते नहीं, आपके माइंड में सेट हो जाती है वो सारी बातें। तो मेरा ये आपसे सुझाव है कि आप लोग जब भी क्लास को पढ़े, जब भी सारे किसी भी टॉपिक को पढ़े, से रिलेटेड किसी भी सीरीज को सॉल्व करें, तो नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं उनका कोई भी विकल्प नहीं है। आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे, लेकिन जो आप अपने नोट्स बनाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। थैंक यू।